हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 18th वीडियो है आज अपना, और अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इयोसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स। ये दोनों एक ही नाम है, इनको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। अब देखो ये पिक्चर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा मेरे हर एक WBC के जो टाइप्स के वीडियो में, ताकि आपको ना ये 5 तरह के WBCs तो अच्छे से याद हो जाए। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखें तो ग्रेन्युलोसाइट्स, जैसे कि ये देखो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, तो ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स। साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है तो अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। फिर ग्रेन्यूल्स का कलर देखना है अपने को और उसका साइज देखना है। यहाँ देखो आप, यहाँ पर इयोसिनोफिल और बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स का साइज कोर्स यानी लार्ज साइज है, जबकि न्यूट्रोफिल का साइज छोटा है। तो फाइन ग्रेन्यूल्स दिखते ही हम आंसर देंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर ग्रेन्यूल्स का कलर देखेंगे, क्योंकि इयोसिनोफिल्स जो है उसके ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई इयोसिन से रेड या ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। तो रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स दिखे तो इयोसिनोफिल या एसिडोफिल्स, और वॉयलेट कलर के बड़े ग्रेन्यूल्स दिखे तो बेसोफिल। और न्यूक्लियस की बात करें तो इयोसिनोफिल बाइलोब्ड, बेसोफिल बाइलोब्ड। न्यूट्रोफिल को देखो आप, हमने इसका नाम क्या रखा था? पॉलीमॉर्फ। पिछले वीडियो में आपको अगर याद हो तो हमने न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ्स भी कहा था, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ लोब्स है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। जैसे जैसे सेल का एज बढ़ेगा इनके लोब्स बढ़ते रहते हैं। और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते वो अग्रेन्युलोसाइट्स, ये दोनों अग्रेन्युलोसाइट्स। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करता है कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसाइट का, तो ये हो गया मोनोसाइट। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस इतना बड़ा हो रहता है कि वो करीब करीब पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है, और साइटोप्लाज्म आपको केवल रिम में यानी साइड में केवल दिखाई देता है। तो चलो अपना आज का टॉपिक क्या है? इयोसिनोफिल्स। सबसे पहली बात, इसको इयोसिनोफिल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, इनके ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए हम एक एसिडिक डाई यूज़ करते हैं, जिस डाई का नाम है इयोसिन। डाई का नाम क्या है? इयोसिन, इसलिए इसको बोल दिया इयोसिनोफिल। इयोसिन डाई का नाम, और फिल मतलब कहते हैं ना फिलिक यानी लविंग, तो इयोसिन लविंग। इसके ग्रेन्यूल्स इजीली स्टेन होते हैं इयोसिन नाम की एक एसिडिक डाई से, इसलिए इनको इयोसिनोफिल्स, और बिकॉज वो एक एसिडिक डाई है इसलिए इनको एसिडोफिल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? तो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं इयोसिनोफिल्स। जैसा अभी मैंने कहा आपको, बहुत क्लियर आपको एक बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, और दिख रहे हैं बहुत सारे ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में जो इस पिक्चर में आपको रेडिश दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इयोसिनोफिल्स के। शेप की बात करूँ तो जितने भी WBCs है, पांचों टाइप का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप्ड रहते हैं सारे WBCs। ग्रेन्यूल्स कोर्स होंगे या फाइन? फाइन ग्रेन्यूल्स केवल न्यूट्रोफिल्स में मिलेंगे, कोर्स ग्रेन्यूल्स विद इयोसिन स्टेन इयोसिनोफिल्स में मिलेंगे, और न्यूक्लियस मिलेगा आपको बाइलोब्ड। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने अभी स्टडी किए। न्यूक्लियस बाइलोब्ड या स्पेक्टिकल शेप्ड, स्पेक्टिकल चश्मे को कहते हैं, तो चश्मे के शेप का रहता है ये, इसलिए इसको ऐसा कहा गया। न्यूक्लियर जो दो लोब्स है, ये पहला लोब ये दूसरा लोब, इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता हुआ ये आपको बीच में न्यूक्लियर मटेरियल दिख रहा होगा। देखो ये थिन या थिक, ये दो लोब्स को कनेक्ट करता है न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये बेसिक फीचर्स है इयोसिनोफिल्स के। तो आपको मेन इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि इन पांचों टाइप ऑफ WBCs में मेन क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इयोसिनोफिल्स के फंक्शंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इयोसिनोफिल्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में जब हमने WBC डिस्कस किया था कि जब हम किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं तो हम लोग केवल ये नहीं देखते कि टोटल WBCs का काउंट कितना है, उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो 5 अलग अलग टाइप के WBCs हैं उनमें से पर्टिकुलरली कौन सा बढ़ा हुआ है, उसी से हम लोग एक डेफिनेट डायग्नोसिस तक पहुंच पाते हैं। तो इयोसिनोफिल का जो सबसे एक मेन फंक्शन है वो है कि ये हमारी बॉडी को अगेंस्ट द पैरासाइट्स, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यूँ तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब पैरासाइट्स की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं इयोसिनोफिल्स में पैरासाइट्स की बात करूँगा तो मैं बेसिकली बात करूँगा हेलमिंथ की। किनकी? हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स मतलब जो वॉर्म्स होते हैं सारे, है ना, जो वॉर्म्स आपने पढ़े ना, कृमि जिसको कहते हैं पर्टिकुलरली हिंदी में, यानी कि प्लेटी हेलमिंथे से आ गए। एक तो इसमें आपने पढ़े होंगे 2 फाइलम
एनिमल किंगडम में, एक तो प्लेटिहेलमिन्थिस और दूसरा जो फाइलम रहता है वो रहता है एस्केलमिन्थिस और प्लेटिहेलमिन्थिस। इसी एस्केलमिन्थिस का एक और नाम होता है निमेटहेलमिन्थिस। तो ये दोनों ही हेलमिन्थ्स हैं, है ना, देख लो आप नाम, हेलमिन्थ और ये दोनों हेलमिन्थ। प्लेटिहेलमिन्थ में बेसिकली जो है ना फ्लैटवर्म्स आते हैं सारे, जैसे आप पढ़ते हो फैशुला हेपेटिका यानी लीवर फ्लूक, तो वो फ्लैटवर्म है। और निमेटहेलमिन्थिस में आते हैं बेसिकली राउंड वर्म्स जैसे एस्कारिस। तो ये जितने भी वर्म्स है, जितने भी हेलमिन्थिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो डिफेंस है वो हमें इओसिनोफिल्स से ही मिलती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि देखो, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, जब हमने न्यूट्रोफिल्स की बात की थी तो हमने देखा था कि किस तरह से न्यूट्रोफिल्स ब्लड कैपिलरी से बाहर आकर इन्फेक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से न्यूट्रोफिल्स में ये सब चीज़ें डिटेल में स्टडी की है, जिसको कहा जाता है डायपेडेसिस। तो ये बेसिकली इओसिनोफिल्स इतने मोटाइल नहीं होते जितने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, दोनों ही न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कैपिलरीज से बाहर आकर इन्फेक्शन साइट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इओसिनोफिल्स ऐसा नहीं कर पाते। इओसिनोफिल्स आर नॉट मार्केडली मोटाइल। हाँ, ब्लड में ज़रूर ये मूव करते हैं ब्लड के स्ट्रीम के साथ में, लेकिन इतनी मोटिलिटी उनमें नहीं होती जितनी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में होती है। और ना ही ये फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटोसिस भी ये सच नहीं करते इओसिनोफिल्स जैसा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं। अब इओसिनोफिल्स है ना, हेलमिन्थ के अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और हेलमिन्थ का साइज बड़ा रहता है ना। तो इओसिनोफिल्स लार्ज पैरासाइट्स पे अटैक करते हैं बाय सम स्पेशल साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, इस वर्ड पे जाता हूँ मैं पहले। तो देखो, साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स जो पॉइजनस या टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट टॉक्सिसिटी शो करते हो उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। तो बेसिकली इओसिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं उन ग्रेन्यूल्स में कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और इन्हीं साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस की हेल्प से ये इओसिनोफिल इन हेलमिन्थ या इन वर्म्स पे अटैक करते हैं। आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में देखो आप किस तरह से एक सिंगल हेलमिन्थ, ये एक राउंड वर्म है, इस राउंड वर्म के चारों तरफ हेलमिन्थ्स, इस राउंड वर्म के चारों तरफ इओसिनोफिल्स है ना, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और फिर साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करके इस वर्म्स को ख़त्म करते हैं। यानी बेसिकली ये फैगोसाइटोसिस नहीं है। फैगोसाइटोसिस किसको कहते हैं हम? फैगोसाइटोसिस जैसा न्यूट्रोफिल्स में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब किसी WBC के अंदर एंटर करना पड़ता है उस पैथोजन को, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ये न्यूट्रोफिल्स अपने सेल के अंदर एंटर करवा लेते हैं, उसी को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर ये आउटसाइड दी सेल हो रहा है सब कुछ। अब इनके ग्रेन्यूल्स में ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो, इनके पास सबसे पहले प्रेजेंट होता है इओसिनोफिल परऑक्सीडेज। इओसिनोफिल परऑक्सीडेज, अगर आपको याद हो तो हमने न्यूट्रोफिल्स वाले वीडियो में देखा था, हमने बात की थी रेस्पिरेटरी बर्स्ट की। तब हमने कहा था कि किस तरह से रेस्पिरेटरी बर्स्ट की वजह से H2O2 का प्रोडक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत ही कहते हैं ना, एक काफ़ी लीथल रहता है। ये H2O2 है ना, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, बैक्टीरियासिडल एक्शन है इसका काफ़ी अच्छा खासा। इओसिनोफिल परऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है इओसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स में, जो वर्म्स, उसके साथ साथ बैक्टीरिया और यहाँ तक कि ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब आपको अच्छे से पता होगा ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं। ट्यूमर है ना, ऐसे सेल्स जिनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है ना, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उनको कैंसर कहा जाता है। ट्यूमर, कैंसर, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर इन सब के बारे में और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास होता है एक MBP मीन्स मेजर बेसिक प्रोटीन, जो इन वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास रहता है इओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन, जो अगेन वर्म्स का डिस्ट्रक्शन करता है। और होता है इसके पास इओसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। अब इओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन और इओसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन, इन दोनों का न्यूरोटॉक्सिक एक्शन रहता है। इन दोनों का एक्शन कैसा रहता है? न्यूरोटॉक्सिक एक्शन इनका रहता है। यानी ये वर्म्स पे जब अटैक करते हैं तो ये वर्म्स में एक न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और उसके अलावा इओसिनोफिल्स के पास होते हैं इंटरल्यूकिन्स 4 और 5। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पर इंटरल्यूकिन्स के बारे में। देखो, इंटरल्यूकिन्स यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें, ILs बोलते हैं इनको,
इंटरल्यूकिन्स। अब अलग अलग टाइप के WBCs अलग अलग टाइप के इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं। इंटरल्यूकिन्स पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इयोसिनोफिल की बात करूँ तो इयोसिनोफिल IL-4 और IL-5 रिलीज़ करते हैं। IL-4 और IL-5 जो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये 5 बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं इयोसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स में, जो वॉर्म्स के अगेंस्ट फाइट आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन की। तो पहला फंक्शन हमने क्या देखा, हेलमिंथिक यानी एंटी हेलमिंथिक एक्शन इयोसिनोफिल का। दूसरा मेन फंक्शन हम बात करते हैं एलर्जी की, है ना। अब एलर्जी का इयोसिनोफिल के साथ क्या रिश्ता है, क्यों एलर्जी के केसेस में आपकी बॉडी में इयोसिनोफिल्स का काउंट बढ़ता है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन एक बार छोटा सा हम लोग एलर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत याद करके बैठे हैं, मतलब उनका इस बारे में थोड़ा कहते हैं ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एलर्जी कैसे होती है बॉडी में। समझो एक काम करते हैं हम लोग, किसी भी एलर्जन की बात करते हैं ना। व्हाट इज़ एन एलर्जन? एलर्जन वो सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जब एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एलर्जन का। हम लोग बात करते हैं पोलन ग्रेन की। किसकी बात करते हैं? पोलन ग्रेन। आप सबको पता होगा पोलन ग्रेन से कुछ लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी रहती है, ठीक है। अब समझो ये एलर्जन पोलन ग्रेन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। आप गार्डन में घूमने गए और जब आपने इन्हेलेशन किया तो उस इन्हेलेशन के साथ एक बहुत छोटा सा पोलन ग्रेन आपकी नेजल कैविटी में एंटर कर गया। और ये जब एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद ये एक एलर्जन है ना, फॉरेन बॉडी है ये आपकी बॉडी के लिए। तो इन एलर्जेंस को पहचान कर सबसे पहले इनके पास में पहुंचती है एक टाइप की एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। आपने पढ़ा होगा 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है जिसमें से एक टाइप रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो IgE जाकर इस पोलन ग्रेन के साथ अटैच हो जाएगी। IgE इस पोलन ग्रेन के साथ जाकर अटैच हो गई। ये कुछ ऐसा आपको पता है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स रहती है एंटीबॉडीज। आपने ग्लोबुलिन्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर देखे होंगे क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वाई शेप्ड। तो ये IgE एंटीबॉडी जाकर इसके साथ में अटैच हो गई पोलन ग्रेन के साथ में। अब क्या होता है कि जो बेजोफिल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये बेजोफिल्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ये समझो अपने बेजोफिल्स, ये बेजोफिल्स हैं। इन बेजोफिल्स के सरफेस पे बेजोफिल्स, अगर ब्लड की बात करोगे तो बेजोफिल्स, और अगर आप बात करोगे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की, समझो कि कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है ये सब कुछ, तो यहाँ पर मास्ट सेल। इसलिए बेजोफिल्स के जो फंक्शन है वही फंक्शन ऑलमोस्ट मास्ट सेल के रहते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से बात करते हैं, है ना। ये याद रखने का तरीका होता है कि बेजोफिल्स और मास्ट सेल के फंक्शंस एक जैसे होते हैं। चाहे आप बेजोफिल बोलो या मास्ट सेल बोलो, इन दोनों के ही सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है फॉर IgE एंटीबॉडी। तो ये रेड कलर का क्या है? ये है एलर्जन यानी कि पोलन ग्रेन। ये ग्रीन कलर का IgE एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जिसके साथ ये एलर्जन अटैच्ड है, ये आकर जुड़ जाता है इसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में। ये हो गया रिसेप्टर हो गया। ये रिसेप्टर किसके हैं? ये रिसेप्टर है बेजोफिल्स या मास्ट सेल के। और ये IgE एंटीबॉडी आकर अब अटैच हो जाएगी इस रिसेप्टर के साथ में। और जैसे ही इसका अटैचमेंट इस रिसेप्टर के साथ में होगा, बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स, इनके पास जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, दोनों में ही ध्यान रखना ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स से अब रिलीज होगा हिस्टामिन। इन ग्रेन्यूल्स से रिलीज होता है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन जो है अब एलर्जी कॉज करेगा। यानी जितने भी एलर्जिक एक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, जैसे पोलन ग्रेन आपके है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर गया, हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होने से एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आंखों में पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार स्नीजिंग होना, ये जितने भी एलर्जी के लक्षण हैं वो सारे के सारे इसी हिस्टामिन की वजह से आते हैं। तो अब अगर मैं गौर करूं, यहाँ देखना, यहाँ मैं आपका कंसेप्ट थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। अगर मैं गौर करूं कि जब एलर्जी प्रोड्यूस होती है तब आपकी बॉडी में कौन कौन से WBCs और कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई दिखेगी, पहले तो आप ये समझें। तो आप कहोगे कि सर अगर एलर्जी होगी किसी पेशेंट को तो सबसे पहले तो उसके ब्लड में IgE एंटीबॉडीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। यानी अगर आप उस पेशेंट का IgE लेवल चेक करोगे तो ये आपको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जो सिग्निफाई करेगा, जो मैं ये डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा कि
पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और उसके अलावा कौन बढ़ावा मिलेगा? बेजोफिल्स। उसके अलावा कौन बढ़ावा मिलेगा? बेजोफिल्स। ये समझना इस चीज़ को पहले अच्छे से आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं हम कि जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होगी तो बॉडी में बेजोफिल्स और IgE एंटीबॉडी बढ़ी हुई हमें मिलेगी। लेकिन हमने अब तक यहाँ पर इओसिनोफिल्स की बात कुछ की ही नहीं, ठीक है। और बच्चों को डायरेक्ट क्या याद है? बच्चों को ये याद है कि एलर्जी केसेस में इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो इओसिनोफिल्स का अब तक एलर्जी कॉज करने में या एलर्जी डेवलप करने में हमें कहीं कोई रोल देखने को नहीं मिला। अब हो क्या रहा है? देखो, एलर्जिक रिएक्शन तो डेवलप हो गई, बेसोफिल ने एलर्जिक रिएक्शंस कर दी। अभी जो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन हुआ है ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म ही है आपकी बॉडी का, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहता है। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बेजोफिल्स से जो हिस्टामिन रिलीज हुआ ये एलर्जिक रिएक्शंस करते जा रहा है। इट कैन बी लिथल, है ना, ये थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है अगर एलर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाए। अब यहाँ पर रोल प्ले करेगा इओसिनोफिल। यानी जब एलर्जी डेवलप हो जाएगी, जब एलर्जी डेवलप हो गई है, अब उस एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? इओसिनोफिल। अब एलर्जी होने के पीछे मेन रीज़न क्या है? हिस्टामिन। क्या है? हिस्टामिन। तो अब हमें अगर एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस करना है तो हमें इस हिस्टामिन को डिग्रेड करना पड़ेगा, और इसको डिग्रेड करने के लिए इओसिनोफिल्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है हिस्टामिनेज। कौन? हिस्टामिनेज। नाम से समझ में रहा है ना, ASE यानी एक एंजाइम जो हिस्टामिन पे काम करेगा और इस हिस्टामिन को डिग्रेड करेगा। तो जब हिस्टामिन डिग्रेड होगा तो एलर्जिक रिएक्शन अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से इओसिनोफिल्स आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हिस्टामिन, आपको पता होगा कि हिस्टामिन केवल एलर्जिक रिएक्शन ही नहीं, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस करता है। हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस करता है और एलर्जी भी इंड्यूस करता है। तो जब आप हिस्टामिन को ही कंट्रोल कर लोगे तो आप इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एलर्जी को भी कंट्रोल कर लोगे, उसके इफेक्ट्स को क्या कर दोगे? मिनिमाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होने के पीछे का रीज़न कौन कौन है? एक तो IgE और दूसरे बेजोफिल्स, या फिर आप कह सकते हो मास्ट सेल्स। मास्ट सेल, तो ये तीनों तो एलर्जी इंड्यूस करते हैं, ये तीनों एलर्जी इंड्यूस करते हैं और इओसिनोफिल्स इस एलर्जी को कम करने का काम करते हैं। अब अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से WBCs एलर्जिक रिएक्शंस में इंक्रीज होते हैं, तो हम आंसर देंगे कि इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों। क्यों? क्योंकि अगर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो इओसिनोफिल्स का भी नंबर इंक्रीज होगा ताकि वो उस एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। इसलिए आपको एलर्जिक रिएक्शंस में इओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ दिखता है। तो जब हम किसी पेशेंट की जानना चाहें कि अगर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर ये डायग्नोसिस करना चाहता है कि इसको बॉडी में एलर्जी हुआ है, तो एक सबसे सिंपल टेस्ट ये रहता है कि आप उसका ब्लड काउंट देखें और अगर इओसिनोफिल्स का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो वो क्लियर इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। और इस डायग्नोसिस को और कंफर्म करने के लिए आप IgE टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई पूरी समझाने वाली बात। अब बताऊँ मैं याद करने वाली बात। तो याद करने वाली बात में आपको ये ध्यान रखना है, E से इओसिनोफिल और E से IgE। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। E से इओसिनोफिल और E से IgE। एलर्जी के केस में 2 E बढ़ते हैं, IgE भी बढ़ता है और इओसिनोफिल भी बढ़ता है। तो आप इस E से आप एलर्जी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई पेशेंट आता है आपके पास में जिसका इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा है, तो आपके माइंड में सबसे पहले 2 ही चीज़ें आएगी कि या तो कोई एलर्जी कंडीशन है या फिर कोई पैरासिटिक का इन्फेक्शन है। पैरासाइट कौन सा? हेलमिंथिक पैरासाइट या वर्म का इन्फेक्शन। तो ये क्लियर इंडिकेशन इओसिनोफिल काउंट अगर बढ़ जाए तो हमें मिलता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इओसिनोफिल से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट्स आज आपने सीखे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह का कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।